नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल रविवार सुबह ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्म सरोवर तट पर शिल्प और सरस मेले का अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री कलाकारों द्वारा दी जा रही प्रस्तुतियों को देख गदगद हो उठे तो वे डेरों की स्वर लहरियों पर झूमने भी लगे। उन्होंने रोहतक से आए कलाकारों के साथ भजन भी गाए, कलाकारों और शिल्पकारों का हौसला भी बढ़ाया। प्रसन्नता इस बात की कि भारतवर्ष को दुनिया के लोग एक विशेष दृष्टि से देखने लगे हैं कि देश की दुनिया की जो समस्याएं हैं उनको हल करने का जो एक भारत के पास जिस प्रकार की हमारी विरासत है और उसमें खास करके गीता के प्रति जो विश्वास है, ये लोगों को एक राहत देने वाला एक मार्ग बन रहा है। और गीता जयंती के कार्यक्रम जब से मैंने शुरू किए हैं तब से इस गीता के बारे में विदेशों में जो प्रचार हो रहा है और इस गीता जयंती का विदेशों में कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सराहनीय कदम है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो महोत्सव है 2016 में शुरू किया था और इस बार ये 9वां वर्ष है जब लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गीता जयंती का ये महोत्सव ये मनाना शुरू कर दिया है। और इसका जो मुख्य कार्यक्रम है, जैसे मुझे पता कि 5 दिसंबर से लेकर और 11 दिसंबर तक रहने वाला है, वैसे कुल मिलाकर ये 17-18 दिन का कार्यक्रम चलता है। आज इसकी व्यवस्थाओं को समझने देखने के लिए और हमारे जो केडीबी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन सब से जो बैठ के बातचीत हुई है उसके अंदर ये अच्छे प्रकार से इसके व्यवस्थित ढंग से योजना सब बन जाए, ऐसी चर्चा की है। और हम देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ स्टॉल्स हैं, जितनी दुकानें हैं, वो सब प्राय और इसको विकसित भारत की तरफ ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया 2047 तक। मैं समझता हूं कि विकसित भारत का मतलब है कि देश की आर्थिकी अर्थव्यवस्था ये सुधरे, ये अच्छी हो, तभी ये देश विकसित भारत बनेगा। और उसमें मूल जो अगर आवश्यक एक चीज को मैं कह सकता हूं तो ऊर्जा है। ऊर्जा के माध्यम से ही अपने देश की प्रगति को, यहाँ के उद्योग को, यहाँ के रोजगार को, यहाँ की बाकी सब सुविधाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है और ये निरंतर बढ़ने वाली मांग 2047 तक इसकी आपूर्ति भी पूरी हो और मांग के हिसाब से लोगों को ऊर्जा की किल्लत न आए, इसकी हमने प्लान बनाई है। और हर प्रदेश इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सभी प्रदेशों में जाकर के जो अभी तक चल रहे काम हैं उनका कुल मिलाकर निरीक्षण करना, उनकी प्रगति को देखना और आगे की प्लानिंग के बारे में विचार करते हुए 2047 तक हम अपने देश में किसी प्रकार की खास करके ऊर्जा की कोई कमी न रहे, ऐसा मेरा प्रयत्न है। तो मैं देश भर के लगभग 17 प्रांतों में इस समय तक हुआ हूं और अगले 3 महीने में देश के सभी प्रांतों में मेरा पहला दौरा पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत के ऐतिहासिक भूमि से जीवन बीमा निगम के द्वारा प्रायोजित भीमा सखी योजना का देश भर के लिए शुरुआत करेंगे। करनाल में 65 एकड़ में बने विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को बीजेपी कार्यालय कर्ण कमल करनाल में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई। केंद्रीय ऊर्जा, आवासीय एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान केडीबी कार्यालय में पहुंचे। यहां पर तीर्थों के विकास को लेकर बैठक को संबोधित कर रहे केंद्रीय मंत्री इस बैठक में एडीसी सोनू भट्ट, सीईओ पंकज सेतिया, केडीबी के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल, चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा के साथ अन्य लोग मौजूद रहे।
फरीदाबाद विधानसभाओं की भांति पृथला विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी मजबूत होगी। टेकचंद शर्मा ने अपने कार्यालय पर पृथला विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता और समस्त सरपंच प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने कहा कि लगातार सदस्यता अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसे निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी के संगठन को और ज्यादा मजबूत करना है। देखिए, आज हमारा सदस्यता अभियान का अंतिम दिन था और इसे 3 दिन आगे के लिए बढ़ाया गया है। हमने सभी साथियों से अपील की है, जो भी सक्रिय सदस्य बनना चाहते हैं आगे के लिए, बहुत से ने 80 मेंबर बना लिए थे, 100 मेंबर से नीचे सक्रिय सदस्य नहीं होता। हमने इसलिए उन सभी साथियों को बोला है। जहां तक सरपंच साहिबान की बात है, सरपंच साहिबान से हमने एक प्रार्थना की है कि आप जो भी विकास के अधूरे कार्य हैं तुम्हारे, वो हमें लिखित में दें और आगे के लिए भी जो आपको काम कराने हैं उनके लिए भी हमें एजेंडा बना करके दें। बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर हलके के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने बैठक बुलाई, जिसमें हलके के चारों मंडलों के अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्यों, हलके के सभी सरपंचों, पूर्व सरपंचों, जिला परिषद सदस्यों एवं नगर पालिका पार्षदों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवनाथ कपूर ने की। इस दौरान विधायक भगवान दास कबीरपंथी के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और सरपंचों द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। सदस्यता अभियान को लेकर लोगों को संबोधित करते हुए हलके के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को सदस्यता अभियान को संगठन के महापर्व के रूप में मनाना है। आज हमारी चारों मंडलों की ये सदस्यता अभियान के नाते आज ये बैठक रखी गई थी, जिसमें पूरी विधानसभा से इसमें हमारे जो त्रिदेव थे, जो मंडल के पदाधिकारी थे, या हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, हमारे जिला परिषद के मेंबर हैं, सभी इसी में बैठक में शामिल हुए और एक जो अभियान चला हुआ है सदस्यता के नाते, तो आज सभी कार्यकर्ताओं से ये निवेदन किया है कि ज्यादा से ज्यादा आप इसमें प्रयास करके जो एक टारगेट हमें 1 लाख सदस्य का दिया गया है उसे पूरा करने में अपना सहयोग करें। बूथ पर जाकर आप घर घर जाकर के संपर्क करें और उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें। हरियाणा के जिले फरीदाबाद कल्याणपुरी इलाके से एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक का नाम चारू और उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने देखा कि एक युवक चारपाई के पास में नीचे जमीन पर पड़ा था। उसके सिर पर चोट के निशान थे। तो वहीं मृतक के भाई गोविंदा ने बताया कि दोनों ने रात में शराब पी थी और शराब पीकर उनके बीच कहासुनी हुई थी। इसी कहासुनी में मृतक चारू का सिर दीवार से जा लगा और वो जमीन पर गिर गया। उसे लगा कि नशे में होने के चलते वह नहीं उठ रहा है। उसने उसे उठाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं उठा और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद की बादशाह खान सिविल अस्पताल में भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद ही ये खुलासा होगा कि मृतक की मौत गिरने से हुई है या कोई और वजह है। वही खुलासा ये भी हुआ है कि मृतक के भाई गोविंदा और मृतक पर गोविंदा की पत्नी की हत्या के आरोप में भी केस चल रहा था और गोविंदा कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। साढ़े 7 बजे कंट्रोल से टेलीफोन आया था। तो उसके बाद में मौके पर आए, तो उसके परिवार वालों से भी बात हुई है, तो ऐसी कोई अभी सामने नहीं आई है। जैसे जो कंप्लेंट देंगे। बॉडी की चोट कहाँ थी सर? कैसे? सिर में, बैक साइड में है। पोस्टमार्टम के बाद ही सब कुछ जानकारी? सब जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही होंगे। चालू है।
मैंने इससे बोल तू जा भाई घर में आई नहीं सर। इसी बात से मैं सुबह आई हूँ 6:30 बजे, तो हम फिर भी इनके घर में चले गए। उसमें ना घुसे, मेरे से नाराज रहा मेरा भैया छोटा वाला। तो ये जिसको मारा है छोटा भाई है? छोटे भाई है। और जिसने मारा है वो बड़ा भाई है? मारा है पता नहीं क्या, आपस की दोनों भाई की बात है, मुझे नहीं पता किसने क्या करा, लेकिन गुत्तम गुत्ता तो निशान कुछ तो आते साहब। कब की बात है ये? रात के 12 बजे गया था बस मेरे साथ। रात के 12 बजे की बात? उसके बाद में वो सब्जी का खुद ही कहता डोला मर गया खुद ही। तो इससे पहले भी कभी लड़ाई हुई दोनों भाइयों में? लड़ाई तो होती रहती है, दोनों ऐसे हैं, दारू बाजे नशेड़ी पक्के, ये हर किसी को तंग भी करते रहे मोहल्ले पड़ोस में भी। आप कौन लगते हो इनके? मैं इनकी बहन हूँ। आसमानपुरा गांव में युवक के शव को दफनाने को लेकर मुस्लिम समुदाय और ग्रामीणों के बीच माहौल गर्म हो गया। समाज के लोग कब्रिस्तान को वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे थे, जबकि ग्रामीण इस जमीन को नाजायज तौर पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे थे। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस प्रभारी विक्रांत ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, मगर दोनों पक्ष अपनी मांग पर अड़े रहे। फिलहाल मुस्लिम समुदाय ने युवक के शव को पिहोवा के मस्जिद में रखा है। गांव वालों का कहना है कि ये जमीन गांव के रिहायशी इलाके से सटी है, इसीलिए इस जमीन पर कब्रिस्तान बनाना या होना बिल्कुल गलत है। गांव के पूर्व सरपंच नरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके गांव में मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, ये लोग प्रवासी हैं। इससे पहले भी समुदाय के लोगों ने छोटे बच्चों के शवों को यहां पर दफना चुके हैं, तब गांव वालों ने विरोध नहीं किया था, लेकिन अब लोग यहां कब्रिस्तान बनाकर उस जमीन को वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। हमारे गांव के नजदीक ना कुछ जगह पड़ी है वक्फ बोर्ड की, जिसमें ये लोग अब पहले कोई 1-2 दफना गए हैं बच्चे बिना नॉलेज के, हमें पता नहीं था भी कब दफना के चले गए हैं। तो आज ये किसी एक बड़े आदमी की किसी की डेथ हो गई थी, तो उसको लेके आए थे दफनाने के लिए। उसमें रेता बजरी ईंट वगैरह सब कुछ अपना तैयारी करके आए थे। तो उस पे गाँव के मौजूद लोगों ने या सभी गाँव वासियों ने एतराज जताया है भी ये एक तो गाँव के नजदीक है भी यहाँ नहीं होना चाहिए ये सिस्टम भी। ये तो फिर सिस्टम थोड़ा और तरह का हो जाएगा, क्योंकि एक अगर साथ में मंदिर भी है तो सभी की भावनाओं को समझते हुए हम ये कह रहे हैं अभी ये इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। एक युवक की मृत्यु हो गई थी, मोमडन है लड़का, तो आज उसको दफनाया जाना था। तो यहाँ 2 पक्षों के बीच थोड़ा सा ये हो गया था कि ये जगह किसकी है, तो रात होने की वजह से अभी हम क्लियर नहीं कर पाए, तो इसलिए इनको सुबह तक का समय दिया गया है। सुबह जो हमारा प्रशासनिक जो है स्टाफ है वो आ जाएगा 10 बजे और वो क्लियर करेंगे, उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ दफन नहीं होने दे रहे हैं, हमारे बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की दफ्तर है जगह, यहाँ तुम्हारी जगह मिलेगी यहाँ से। आज हमारे बच्चे पूरा हो गया, हमारे दफन को बन दे रहे हैं। कौन रोक रहा है? यहाँ गांव का आदमी रोक रहे हैं। तो पुलिस क्या करती है? पुलिस का वो भी अपना कानून कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी बेचारे जोर लगा रखे हैं काम पुलिस वाले, इस कोई बात नहीं। रतिया में किसानों के खेतों में गेहूं की नई बीजी गई फसल को सूंडी चट कर गई, जिससे किसानों में काफी रोष है। किसानों का कहना है कि सूंडी सिर्फ उन्हीं किसानों की फसल में लगी है जिन्होंने प्रशासन के कहने पर धान की पराली को न जलाकर उसे जमीन पर दबाकर गेहूं की बिजाई की थी। किसान अब प्रशासन से खेतों का मुआयना कर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मैं सुपर सीडर ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹੀ ਸੀ। ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੁੰਡੀ ਖਾ ਗਈ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਪਾਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 2-2 ਲੀਟਰ ਦਵਾਈ ਪਾਤੀ, ਛੱਟਾ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਸਾਰੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਠਾਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਈ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਰੀ ਸੀ ਬਾਈ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਮਚਾਈ ਹੈਗੀ, ਵਿੱਚੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਠਾਤਾ। 2-2 ਲੀਟਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਿੱਟਤੀ। ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਓ।
दुलाना कस्बे के शहीद मेजर संजीव लाठर राजकीय कॉलेज और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शहीद मेजर संजीव लाठर के शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जींद से विधायक और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण चंद्र मिड्डा ने शिरकत की। शहीद मेजर संजीव लाठर की शहादत पर राजकीय कॉलेज रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। तो वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बूढ़ा खेड़ा लाठर में प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। रक्तदान कैंप में 72 युवाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में पुलिस के जवानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर कृष्ण चंद्र मिड्डा ने कहा कि हमें शहीदों का पूरा मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेना को मजबूत बनाने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं। आज 30 नवंबर को मेजर संजीव लाठर शहीद हुए थे। उनकी शहादत के उपलक्ष्य तो क्या ही है, मौका तो गमगीन ही है, पर इसी बहाने उनको याद किया जाता है। साल में एक बार आते हैं, स्कूल के बच्चों से मिलते हैं, गांव से मिलते हैं, तो इस बहाने एक जुड़ाव है, एक लगाव है। जो एक परंपरा नई शुरू की है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम साल में एक बार तो मिले। लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? छोटे छोटे बच्चे भी आपके कार्यक्रम में हैं, देश भावना की क्या जागेगी उनमें इसको देख के? हमारे गांव से संजीव भी पहले ऐसे आर्मी ऑफिसर हैं जो शहीद हुए हैं और जिनको शहीद का दर्जा भी प्राप्त हुआ है सरकार की तरफ से। देखिए, जैसे मेजर संजीव लाठर जी की शहीदी दिवस का उपलक्ष्य में हम यहाँ आज सभी एकत्रित हुए हैं और ये एक मैं आपके माध्यम से सभी निवासियों को, हरियाणा के निवासियों को, देश के निवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक मैसेज है। हमारे जो युवा हैं वो देश की सेवा करते करते शहीद हो जाते हैं, उनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, उनके कार्यों को याद रखना चाहिए और उनकी स्मृति की हमें कुछ ना कुछ निशानियां ऐसी रखनी चाहिए जो आने वाली जनरेशन है हमारी, उनको प्रेरणा मिले, उनको भी ये सीख मिले कि हमारा ही अपना एक कोई शहीद हुआ देश की सेवा करते करते और हमें भी इस तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। इस देश के लिए कुर्बान होना ये बहुत बड़े गर्व की बात है, लेकिन पीछे परिवार में अपनी यादें छोड़ जाते हैं और कभी कभी माँ बाप को थोड़ी तकलीफ रहती है, लेकिन उन्हें गर्व भी रहता है कि हमारा बेटा देश पर कुर्बान हुआ। अकेले माँ बाप को नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जितनी जनता है आज जो खुली हवा में सांस ले रही है, तो वो मैं ये कहूंगा ऐसी महान शख्सियतों की वजह से ही, इन जवानों की वजह से ही हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो आजादी से हम बन रहे हैं। क्योंकि जितने भी शब्द कहूं उतने कम पड़ जाते हैं। मेरे पिताजी भी मिलिट्री में रहे। खबर इंदिरा गांधी नहर के तलवाड़ा क्षेत्र से है, जहां राठीखेड़ा गांव के पास इंदिरा गांधी फीडर नहर में बीते शुक्रवार को एक गिर गई। कार को बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया। कार में सवार मृतक दंपति को बाहर निकालकर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। शवों को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए। आपको बता दें कि मृतक दंपति भादरा के कड़ाऊ गांव के निवासी थे। मृतक दंपति के परिजन भी मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस ने मृतक के भाई सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कल शाम को करीब 3:30-4 बजे तलवाड़ा थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक कार है जिसमें 2-3 व्यक्ति हो सकते हैं नहर में गिर गई है, इंदिरा गांधी नहर में तलवाड़ा पुल के पास। इस पर श्री हंसराज जी कार्रवाई थानाधिकारी में जाब्ता के वहां पहुंचे तो वहां कार निकालने के प्रयास किए गए। एसडीआरएफ की टीमें और ग्रामीणों के सहयोग से देर रात तक श्रीमान सीओ साहब भी वहां मौका पे पधारे थे संग्रिया, और वहां काफी प्रयास किए गए, लेकिन रात को कार वो निकलने में सफल नहीं हुई। 3:30 बजे की घटना है लगभग, और पति पत्नी थे, ये कोई कणाऊ भादरा के रहने वाले हैं और ये कोई अपनी रिश्तेदारी में सुरेवाड़ा जा रहे थे और कार कोई अनियंत्रित होकर आईजीएनपी नहर में, फीडर नहर में गिर गई और दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। और आज पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने और प्रशासन ने मिलकर लगभग 11 बजे कार को और डेड बॉडीज को बाहर निकाल लिया और सीएससी टीबी की मोर्चरी रूम में रखवाया गया और अब दोनों के परिजनों की उपस्थिति में इनका सब परीक्षण किया गया है और बॉडी है वो परिजनों को सौंप दी गई है
पुलिस अपनी आगामी जांच में जुटी हुई है। मानव रचना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में फरीदाबाद पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि युवाओं के कंधे पर राष्ट्र के निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, तो वहीं दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी हमारे देश के युवाओं में है। देश के युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर दुनिया भर की कई नामी संस्थाओं का कुशल नेतृत्व भी कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि देश के अंदर युवाओं में नया समर्थ और आगे बढ़ने का जज्बा भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल के सफर में ये लोकतंत्र की ताकत है कि तमाम विविधता होने के बावजूद भारत मजबूत है और आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं से अपील करते हुए कहा कि नए आविष्कारों के साथ देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर यहां से जाना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। नागरिक बनाने का विचार और संकल्प दिया, जो अपने जीवन के करियर के साथ साथ देश और राष्ट्र निर्माण में भी उसका योगदान हो। इस तरीके के संस्कार इस विश्वविद्यालय के माध्यम से आपको मिले हैं, क्योंकि डॉक्टर प्रशांत जी समय समय पर सामाजिक आंदोलन से जो वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भरपूर प्रयास करते रहते हैं और अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी इसी दिशा की ओर कि हम देश और दुनिया की चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय का योगदान हो। और आज मैं देख रहा हूं हरियाणा सीएम के आवास पर पीए ग्रीवेंस के लिए दीपक कुमार की नियुक्ति हुई है। दीपक कुमार इससे पहले बतौर पीटीआई टीचर अंबाला जिले के रतनगढ़ स्कूल में नियुक्त किए गए थे। दीपक कुमार की पीटीआई टीचर अंबाला जिले के रतनगढ़ स्कूल में नियुक्त थे, अब उनके पीए के तौर पर नियुक्ति कर दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पीए ग्रीवेंस की नियुक्ति कर दी गई है। दीपक कुमार पीए नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले वो पीटीआई टीचर हुआ करते थे। हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा राज्य अग्रणी राज्यों में है। पराली के प्रबंधन को लेकर 1,882 मशीनें लगाई गई हैं, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सुपर सीडर और अन्य पराली प्रबंधन की मशीनों के साथ ही पराली प्रबंधन के लिए उपयोग होने वाले ट्रैक्टर्स पर भी सब्सिडी देने पर कृषि विभाग विचार कर रहा है। ये बात उन्होंने भिवानी राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कृत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। देखिए, भिवानी के समाज ने मेरे को निमंत्रण दिया था, राणा जी हम सम्मान करेंगे। आज का दिन था, उस समय के अनुसार मैं उनके पास आया। इन्होंने फूल मालाओं से सम्मान बहुत किया और मैं समझता हूँ भी इनका मैं आभारी रहूँगा। सर, आपके डिपार्टमेंट की क्या क्या नवाचार उसमें हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या क्या बड़े प्रोजेक्ट्स आपके डिपार्टमेंट में हैं जो आने वाले टाइम में हमें ग्राउंड पे दिखाई देंगे? देखिए, अभी तो हमारे यहाँ बुआई का सीजन है, गेहूँ की बुआई का। रबी बोलते हैं, वैसे इसको साड़ी की फसल बोलते हैं, गेहूँ की फसल बोलते हैं। सरसों की है, मसूरी की है और चने की बुआई है। इसमें सरकार भरपूर मदद कर रही किसानों की। और मेरा अनुरोध रहेगा भाई, हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पैडी की फसल है, जीरी है, उसमें पराली में आग ना लगाएं, पराली को खेत में खपाएं और उपजाऊ बनाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला